The Constitution Amendment Bill 128वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2023 नारी शक्ति वंदन जैसा बिल जिस पर आज आपने चर्चा की अनुमति दी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर भी दिया। इस अवसर पर इस चर्चा में करीब 60 माननीय सांसदों ने भाग लिया। श्रीमती सोनिया गांधी जी से लेकर के देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी तक 60 माननीय सांसदों ने इसमें भाग लिया और बहुत सकारात्मक सुझाव भी आए। और इन सुझावों के आधार पर जो कुछ विषय रह गए थे उनके द्वारा मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। जैसे एक विषय अधिकतर चर्चा में आया, दिन भर से आ रहा है कि हमारी रैंकिंग महिला प्रतिनिधित्व में कम है। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के डेटा के अनुसार विश्व भर में नेशनल लेजिस्लेटिव बॉडीज में महिलाओं का औसत प्रतिनिधित्व 24% है, 24%। अभी भारत की लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 15%, 15.1% है। इस नारी शक्ति वंदन विधेयक के पारित होने के पश्चात हम ग्लोबल एवरेज से ऊपर उठकर 33% महिला भागीदारी सुनिश्चित करेंगे तो ही हमारा रैंक भी बढ़ेगी, हमारी रैंक भी सुधरेगी। इसलिए करीब करीब सभी ने इसका समर्थन भी किया है। कुछ लोगों ने इसको पॉलिटिकल रंग देने का प्रयास किया, उसके लिए माननीय गृह मंत्री जी ने अधिकतर जवाब दिया। एक दो बिंदुओं का मैं भी जवाब देने की कोशिश करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये G20 में भी तय हुआ और प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट सोच भी है कि वुमेन डेवलपमेंट से हमें वुमेन लेड डेवलपमेंट की तरफ तेजी से बढ़ना है और इसी कड़ी का ये बिल है। मैं 3-4 मुद्दे जो और आए हैं, विशेष करके कुछ महिलाओं के नाम इस चर्चा में आए जो मातृशक्ति ने महिला अधिकारियों के लिए संघर्ष किया। जिन्होंने भी संघर्ष किया उन सबका मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। लेकिन कुछ भारत की महान परंपरा में नारी शक्ति का जो हमेशा से योगदान रहा है उनका भी मैं जिक्र यहां करना चाहता हूं। वैदिक काल में गार्गी, अपाला घोषा, लोपामुद्रा जैसी विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है जिन्होंने उस काल में देश और समाज का नेतृत्व प्रदान किया। रानी दुर्गावती, रानी चेन्नम्मा, रानी अहिल्याबाई, रानी लक्ष्मीबाई जैसी नारी शक्तियों ने समय आने पर अपने राज्य का नेतृत्व भी किया और अपने राज्य के शत्रुओं से अपने राज्य की जनता की न सिर्फ रक्षा की बल्कि विकास के भी नए कीर्तिमान गढ़े उन्होंने। ऐसी हमारी नारी शक्ति रही है। सावित्रीबाई फुले का नाम भी याद आया, रमाबाई, रानी गैडेनल्यू, भगिनी निवेदिता, रानी एनी बेसेंट, उषा मेहता, सरोजनी नायडू, अरुणा आसफ अली जैसी असंख्य नारी शक्ति ने आजादी के महासंग्राम में आगे बढ़कर नेतृत्व किया, अंग्रेजों से लोहा लिया, साथ ही नारी सशक्तिकरण और समाज सुधार के लिए प्राणपण से कार्य किया। मैं जिस राज्य से आता हूं, राजस्थान से, एक पर्यावरण की रक्षा के लिए अमृता देवी बिश्नोई 363 महिला और पुरुष शहीद हो गए लेकिन पेड़ नहीं कटने दिया। ऐसी महिलाओं का भी हमें वंदन आज करने का अवसर है। मैं इस सदन में, इस सर्वोच्च सदन में सुषमा स्वराज जी को भी याद करता हूं। उन्होंने कहा था कि महिलाओं को आरक्षण दिए बिना, उनके प्रतिनिधित्व के बिना ये विकास की यात्रा अधूरी है। आज हम उनके सपने को साकार कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि महिला मां के रूप में होती है, उसे जननी कहा गया है और करुणा, ममता, दया, त्याग, समर्पण, प्रेम आदि महिला के स्वाभाविक गुण होते हैं। और जब महिलाएं आगे बढ़कर के नेतृत्व करेगी, अर्थात मातृत्व के साथ साथ नेतृत्व भी करेगी, तो इन गुणों के कारण निर्णयों में जो हम डिसीजन लेंगे उसमें संवेदनशीलता आएगी, सहजता आएगी,
समाज और राष्ट्र की भलाई के तत्व स्वाभाविक रूप से परिलक्षित हो गए हमारे कानूनों में। आगे हम 2047 में भारत की आजादी के शताब्दी समारोह का उत्सव मनाएंगे, तब यह दुनिया भारत की विकास यात्रा में महिलाओं के नेतृत्व को महसूस करेगी। इसलिए आज जो आपने कार्य किया है, मुझे लगता है अमृतकाल की बेला में, जिसका प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी कई बार जिक्र करते हैं, यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। 2-3 विषय और थोड़े टेक्निकल आए, जैसे डीलिमिटेशन के विषय में। ये डीलिमिटेशन एक्ट संसद ने बनाया, कई बार उसकी संविधान में संशोधन संसद ने किया, 82 में प्रावधान है। तो डीलिमिटेशन जो अधिनियम है, उसके सेक्शन 8 और 9 में ये कहा गया है कि संख्या देख करके निर्धारण होता है, जिसका जिक्र अभी गृह मंत्री जी कर रहे थे। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये टेक्निकल चीजों में हम जब अगर जाएंगे, तो कई बार आप शायद या तो ये चाहते होंगे कि ये टेक्निकल चीजों में ये बिल फंस जाए। इस बिल को हम फंसने नहीं देंगे अब। हाँ, इस बिल को अब हम फंसने नहीं देंगे, क्योंकि वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल डिबेट में राजेश कुमार धारिया वर्सेस राजस्थान पीएससी फिजिकली हैंडीक्राफ्ट और महिलाओं के लिए आरक्षण, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि महिलाओं का आरक्षण का विषय हॉरिजेंटल भी है और वर्टिकल भी है। आप कहते हो तुरंत दे दो, तुरंत डीलिमिटेशन भी नहीं होगा और तुरंत दे देंगे तो संविधान का अनुरूप नहीं होगा। तो क्या आप चाहते हो कि हम तुरंत दे करके इसको, जब आप तो चूंकि हम तो यहां पास करेंगे, आपके सहयोग से पास होगा, लेकिन आप पीआईएल लगा करके सुप्रीम कोर्ट में भी तो जाओगे, तो आप चाहते हो कि वहां बिल अटक जाए। इसलिए महिलाओं के उचित प्रतिनिधित्व देने वाला ये बिल है। आप सबने सहयोग किया, मैं आभार भी प्रकट करता हूं, लेकिन ये टेक्निकल बातों में अपने को इतना उलझना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब सोच समझ करके ही इस बिल के लिए प्रावधान किए हैं। इस बिल में महिलाओं के लिए आरक्षण हॉरिजेंटल के साथ साथ वर्टिकल भी है, क्योंकि पार्लियामेंट में SC/ST के लिए आरक्षण है, इसलिए परिसीमन जरूरी है, ये आपको समझना है। इसके अलावा जो विषय और भी कुछ सदस्यों ने रखे, जैसे एक विषय रखा कि डीलिमिटेशन क्या जरूरी है, सीट रीएडजस्टमेंट क्या जरूरी। आर्टिकल 82 में साफ साफ लिखा हुआ है, जिसका जिक्र निशिकांत दुबे जी भी कर रहे थे, कि आर्टिकल 82 में लिखा हुआ है कि रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट डीलिमिटेशन का ही पार्ट है। तो आप कैसे तय करोगे ये सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो वो उसको उनका काम है। अगर वैसे ही कर दोगे आप, तो फिर आप पीआईएल में जाओ, कोर्ट में जाओगे, सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अब हम महिलाओं को इंतजार नहीं करना पड़े, ऐसा पक्का प्रबंध कर रहे हैं, और ये महिला आरक्षण बिल हम लेकर के आए हैं। देखिए, विपक्ष के समय भी, अभी राहुल गांधी जी बोल के गए, ये बिल पास कराने का समय था, लेकिन ये क्यों नहीं लाए। जो मुझे कई बार एक कोटेशन याद आता है, क्योंकि उनके पास ना तो नीति थी, ना नियत थी, और ना नेतृत्व था। आज हमारे पास नीति भी है, नियत भी है, और आदरणीय मोदी जी जैसा नेतृत्व भी है। इसलिए यह बिल आ रहा है और अभी पास भी होगा। और इस विषय में जो आपने जो टेक्निकल विषय रखे, मैं आपसे फिर अनुरोध करता हूं कि अमृतकाल का ये समय है। नए संसद भवन में पहला बिल, वो भी नारी शक्ति वंदन का है। सभी दलों ने समर्थन किया। इसमें पॉलिटिकल स्कोर करके आप क्या इसमें करना चाहते हो? हमारे पास भी बहुत सी चीजें हैं। आपने अभी जिक्र किया कि ओबीसी के सेक्रेटरी कितने, मैं भी आईएएस रहा हुआ हूं, मुझे इसकी जानकारी है। राहुल गांधी जी यहां रहे नहीं। अब 92 बैच में जो आया, नहीं यहां सदन में नहीं है, सदन में, हाँ सदन में नहीं है अनुराग जी। 92 बैच में जो आईएएस में आया वो सेक्रेटरी बनेगा। तो 92 बैच में राज किसका था? सेक्रेटरी कैसे बनेगा? राज आपका ही था। आप अपने राज को ही कोस रहे हो।
आप कभी कहते हो कि SC/ST के लिए आपने काम नहीं किया। अरे मैं बताना चाहता हूं जी, आपने बाबा साहब को 52 में चुनाव हराया, आपने बाबा साहब को 52 में चुनाव हराया, फिर भंडारा से वो उपचुनाव लड़ना चाहते थे, वो भी आपने हराया, और आप संविधान सभा में भी नहीं आने देना चाहते थे। आपकी ऐसी नीयत है जी। आप OBC समाज के भले की बात कर रहे हो, सारी बातें गृह मंत्री जी ने कह दी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि सेक्रेटरी ऐसे ही बन जाते हैं क्या? और जैसे ठीक कहा गृह मंत्री जी ने, किस नियम क्या है? सेक्रेटरी जो हम पॉलिसी बनाते हैं उनको लागू करने का काम करते हैं। बोलते हैं आप जो पॉलिसी हम बनाते हैं उसको लागू करने का काम करते हैं सेक्रेटरी नहीं है, सेक्रेटरी सबका समर्थन लो। तो ऐसा करके डिबेट को जो डिबेट किया, ये ठीक नहीं था। मैं अगला एक बिंदु कहना चाहता हूं। सुप्रिया सुले जी ने कहा कि बाबा साहब ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने हमें वोटिंग राइट दिया जिससे हम सशक्त हुए। बात एकदम ठीक है। जब संविधान सभा में चर्चा चल रही थी तो कुछ ऐसे कह रहे थे कुछ पढ़े लिखों को वोट दो, कुछ कह रहे थे कि एक बड़े साहूकार को वोट दे दो, कुछ गिन लो, ऐसी स्थिति आ रही थी। उस समय बाबा साहब खड़े हुए, BR अम्बेडकर, उन्होंने कहा हम एशिया और अफ्रीका के देशों को नेतृत्व देने जा रहे हैं, इसलिए हम ऐसा निर्णय करें। अडल्ट फ्रेंचाइज का निर्णय अगर किसी ने किया तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किया, और उनके जिद के कारण हुआ। उनको भी आपने हराया। जब इतना बड़ा काम किया, संविधान का निर्माण कर दिया, संविधान की रचना करी, संविधान के शिल्पकार थे, उनको भी आपने हराना के काम किया। फिर यहाँ पॉलिटिकल स्कोर आप खड़ा करने की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं संविधान की प्रस्तावना में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय की बात कही गई है।